नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार देखिए, कुछ चीज़ों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, भारत के एक नागरिक होने के नाते हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे कुछ अधिकार हैं। पढ़ने के पर्पज से तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम भारत के रह रहे हैं, नागरिक हैं भाई, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, किस तरीके से हमारे अधिकार कहाँ पे लागू होते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या है। एक चीज और जान लीजिए आप यहाँ पे। सबसे पहले मौलिक अधिकार और मूल अधिकार, मानव अधिकार में अंतर क्या होता है, सबसे पहला चीज ये जानना आपको जरूरी है। मानव अधिकार और मूल अधिकार। देखिए, जो मानव अधिकार होते हैं ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर भाई हमने जन्म लिया, कहीं भी ले लो आप जन्म, यूपी में ले लो, भारत में ले लो, इंग्लैंड में ले लो, कहीं भी ले लो आप जन्म, तो आपके जो मानव अधिकार हैं, कुछ जो अधिकार होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। जीने का अधिकार, किसी अन्य प्रकार, ये सारे अधिकार हमें मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये किसी एक देश की सीमा के अंदर बंध के नहीं रहते हैं। कहीं भी आप जन्म ले रहे हैं, कहीं भी आपको मानव अधिकार प्राप्त हुए, क्योंकि आप मानव हैं। मूल अधिकार लेकिन जो होते हैं ये संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। कहाँ से? ये प्राकृतिक होते हैं, ये संविधान द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी देश होगा उस देश की संविधान के द्वारा मिलेंगे। ये एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहेंगे, एक भौगोलिक सीमा में रहते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की संविधान की, भारत का संविधान मानव अधिकार मूल अधिकार देता है अगर, तो ये मूल अधिकार कहाँ लागू होंगे भाई? भारत में ही तो लागू होंगे। भारत की जितनी भी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, भारत की जो सीमा है, वहीं पे ये लागू होते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, ये तो हमने जान लिया कि मानव अधिकार और मूल अधिकार। अब है क्या ये? है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, भारत में कैसे हुई, इसमें संशोधन क्या क्या किए गए, ये है, इनकी विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण क्या है इनका, ये कौन से अधिकार विदेशियों को दिए गए हैं, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या है एक ऐसा अधिकार जो हर व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, उसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। जो हर व्यक्ति के विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, उसे बोलते हैं मूल अधिकार। अब हमारे, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे दिया गया है? भाग 3 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। तीसरी चीज इसके अंदर कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। कहते क्या है इसे हमारे भारतीय संविधान के अंदर? एक चीज और, इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों दी गई, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अभी। लेकिन देखिए, चीजों को पता होना जरूरी है, कहां से कहां तक बात की गई है, किस अनुच्छेद में, अब कहां से लिया गया। देखो, हमने इसे लिया तो अमेरिका से, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जितना हमारे भारतीय संविधान में जितना ब्रॉड बताया गया है, उतना विश्व के किसी और संविधान में नहीं बताया गया। इवन अमेरिका में भी नहीं बताया गया। हमने अमेरिका से इस चीज को लिया है, अपने संविधान के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर डाला है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी इतना नहीं बताया गया जितना हमारे भारतीय संविधान में बताया गया। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया ये बताता हूं मैं आपको अभी, आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो शुरुआत देख लेते हैं हम सबसे पहले कहां से हुई थी इसकी। आपने नाम सुना होगा विश्व की, अगर हम बात कर रहे हैं पहले इंग्लैंड, अभी हम बात कर देंगे भारत की भी, तो आपने नाम सुना होगा ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश में 1215 में, 1215 मतलब 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 1215 13वीं शताब्दी के अंदर वहां के राजा थे, ब्रिटिश के सम्राट थे। सम्राट का नाम था जॉन, सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ने वहां के लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जिसके अंतर्गत लोगों को अपने अधिकारों की घोषणा पत्र की, उन्होंने अधिकार दे दिए। तो यहीं पे इसे कहा गया था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की संज्ञा यहीं से मिली थी। ठीक है। मैं अभी बात कर रहा था भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर हमारे क्या बात की गई है? मूल अधिकारों की बात की गई है, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज बात करते हैं हम, यहीं पे ही ब्रिटिश के अंदर ही 1689 के अंदर,
1689 के अंदर ब्रिटिश में लिखित रूप में, किस रूप में? लिखित रूप में आता है बिल ऑफ राइट। लिखित रूप में बिल ऑफ राइट लेके आते हैं 1689 के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना आप, 1789 की बात करते हैं हम। 1789 जो था, मानव एवं नागरिकों के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाता है। कहां पे? फ्रांस में। फ्रांस में 1789 में मानव एवं नागरिकों के लिए, मानव और नागरिकों के लिए क्या जारी किया जाता है भैया? घोषणा पत्र। इन चीजों को जारी किया गया, ये हमारे वैश्विक स्तर पे थे। अब हम अगर एक चीज और इसमें ध्यान रखना, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे एक चीज और, जो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर शुरुआत से जब संविधान बना गया था तो वहां पे मौलिक अधिकारों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन इन्होंने क्या करा, 1791 में, किसने? अमेरिका ने 1791 में अपने संविधान के अंदर संशोधन किया और संशोधन करके मूल अधिकारों को जोड़ दिया था। ये हमने पढ़ा है किसके परिप्रेक्ष्य में? विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस तरीके से होती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा भारत के भी परिप्रेक्ष्य में। भारत, तुम्हें पता है कि बहुत लगभग 200 साल अंग्रेजों के गुलामी के बाद भारत 1947 में आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, अब हम देखते हैं मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में। मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले 1895 में, 1895 में कौन सी पार्टी? एक ही पार्टी रही कि कांग्रेस पार्टी थी, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं थी हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत। वैसे देखें तो कोई पार्टी और कार्य नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक संविधान विधेयक, कब? 1895 में क्या चीज लेके आए? संविधान विधेयक। संविधान विधेयक लाया गया और उस संविधान विधेयक में किस चीज की बात की गई भी? मूल अधिकारों की बात की गई। सबसे पहले बात की गई थी कहां पे? भारत के अंदर। कैसे, कब? ये ध्यान रखना है आपको, कब की गई थी, ये क्वेश्चन बनता है। किसके तहत की गई थी? संविधान विधेयक के अंतर्गत। किस चीज की बात की गई थी? मूल अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी में हम। दूसरा चीज हमारे यहाँ पे एक पार्टी थी, वही मैंने बताया, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसीलिए इसने बहुत काम किया है 1917 के 1919 तक। 1917 से 1919 तक इन्होंने दोबारा से मूल अधिकारों के लिए मांग किया। फिर 1900 पूरा नहीं हो रहा था वहां, 1925 में, क्योंकि हम आजाद नहीं थे, 1925 में एक लेडी थी समाज सुधारक, जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने भी क्या करा, लोगों के मूल अधिकारों के लिए मांग की थी। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्रम वाइज चल रहे हैं। 1927 में, 1927 के अंदर मद्रास अधिवेशन हुआ। मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन के अंदर मांग की गई किस चीज की? मौलिक अधिकारों के लिए हमारे। उसके बाद क्या होता है? 1928, देखिए एकदम क्रम वाइज लगे हुए हैं। 1928 में क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू समिति, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मोतीलाल नेहरू समिति ने क्या करा था? घोषणा पत्र जारी किया, अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जारी की, घोषणा की, उसके लिए मांग किया। ठीक है, अब ये क्या था? 1928 के अंतर्गत था। अब 1928 हो गया, अब एक और बचता है इसके अंदर 1930। मेन चीज है 1930। यहां पे क्या हुआ? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन के अंदर भी क्या किया गया? मूल अधिकारों की मांग की गई। फिर क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन के अंदर, पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने बर्खास्त कर दिया था, गए नहीं थे। उसके बाद 1935 के अंदर जब हमारे संविधान वगैरह की बात चल रही थी, आजादी की हमें ललक लग रही थी, उसके बाद फिर क्या हुआ? 1946 के अंदर, 1946 में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने भी संविधान को बनाते वक्त इस चीजों की बात करी। हमारे अंदर कहा जाता है संविधान के अंदर, वैसे अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों का जनक अगर बात करते हैं तो हम उन्हें ही मानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, अब बात आती है बनने की। अब क्या होता है, ये सब सारी कार्यक्रम तो हो जाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी
1950 को हमारा संविधान लागू होता है और संविधान के अंतर्गत ये सारे हमारे मूल अधिकार हमें मिल जाते हैं। देखिए आगे हम क्या जानते हैं, आगे हमें ये चीजें देखनी है कि जो मूल अधिकार है हमारे क्या करते हैं। मूल अधिकार क्या करते हैं, सबसे पहला चीज शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था बनाए रखने का, व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमें सुरक्षा और गारंटी भी प्रदान करते हैं, सुरक्षा एवं गारंटी। हमें भी इसके अंतर्गत हमारे अधिकारों के अंतर्गत ही तो प्राप्त है, हमें सुरक्षा है संविधान के द्वारा, हमारे गारंटी भी देता है संविधान। और संविधान क्या करता है, मैंने बात करी थी विकास की, चौमुखी विकास करता है ये हमारा। चौमुखी विकास के अंदर क्या आ जाता है आपका, सबसे पहला विकास की अगर हम बात करें क्या आएगा, तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं जब भी तब भी भौतिक की बात करते हैं। इसके अंदर भौतिक, बौद्धिक, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक, और लास्ट आध्यात्मिक, इस चीजों की भी हम बात करते हैं। हमारे चार चौमुखी विकास के ऊपर संविधान देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि कानून ऐसे भी हैं कि जो लोगों के तानाशाह के शासन के ऊपर मर्यादित कर रहा, उनको ऐसा कर देता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी भी प्रकार का प्रेशर न डाले, किसी तरीके से गलत कार्य करवाने के लिए प्रबंधित नहीं है, ठीक है। ये तो हमने देखा संविधान के अंतर्गत हमें ये सारी चीजें मिली हुई हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं एक चीज कि जो मूल रूप से हमें जो संविधान जो मिले हुए हैं, ये कितने वर्गीकरण इसमें किस तरीके से किया गया है। वर्गीकरण, वर्गीकरण के अंदर क्या है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान जो है, यहाँ पे मूल रूप से कितने संविधान के अंदर मिले थे हमें अधिकार, 7, 7 हमें क्या मिले थे, अधिकार मिले हुए थे। लेकिन क्या किया गया, 7 नहीं बचे हैं, अब बचे कितने हैं अगर हम बात करते हैं तो 6 बचे हैं, ठीक है। बचे हैं ये, बचे 6 क्यों है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को संविधान के अंदर 1978 में क्या किया गया, एक 44वां संशोधन किया गया, संशोधन किया गया एक, और उस संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया भाई। और इसे कहाँ रखा गया, किसी न किसी अनुच्छेद में इसे फिट करेंगे, तो अनुच्छेद 300 का या फिर ए आप बोल सकते हैं के अंतर्गत इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी चीजों में कि वर्गीकरण, ये तो सॉरी ये संशोधन था, आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये संशोधन था हमारा, गलती होगी। अब चीजें हम देखते हैं वर्गीकरण की। अब हमने वर्गीकरण में देख लेते हैं, सबसे पहला अधिकार कौन सा हमारा, अब बचे हुए जो 6 अधिकार हैं उसमें से समता का अधिकार, ये कहां से बात करता है, ये देखो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, 12 और 13 ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी हम जो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं समता के अधिकार का कहां से कहां तक बात की गई है, 14 से लेके 18 तक, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात कहां से की जाएगी, अब 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर हमने क्या करा 22 तक इसकी बात करी। तीसरा क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा, इसकी बात कहां से कहां तक की गई है, इसकी बात की गई है 23 और 24 में, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा क्या था हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात कहां पे की गई हमारे आर्टिकल के अंदर, जो हमारा आर्टिकल है इसमें 29 से 30 के बीच, सॉरी एक मिनट, इसका जो बात की गई है हमारे कहां से कहां तक की गई है, इसकी 25 से लेकर 28 तक की गई है, 25 से 28 तक की गई है, ठीक है। अब हमारा आता पांचवा, पांचवा क्या था हमारा, इसके अंदर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा,
संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार की इस बात की गई कहाँ से, 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। लास्ट है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, इसकी बात की गई है आर्टिकल 32 में। अब देखिए विशेषता जानेंगे हम मूल अधिकारों की, क्योंकि मूल अधिकारों के बारे में हम जानते हैं तो उसकी विशेषता भी पता होना चाहिए। तो मूल अधिकार जो है सबसे पहला चीज क्या करते हैं, ये जो नागरिक होते हैं, कुछ नागरिकों के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो व्यक्ति, कुछ विदेशी, देखो कुछ नागरिकों के लिए तो होते ही होते हैं, साथ में साथ ये अन्य व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विदेशी हो या फिर इंडियन हो, उसके लिए भी मिलता है। और परिषद और कंपनियों के लिए भी मिलता है। किसके लिए, परिषद और कंपनी के लिए भी हमारा ये परिषद, ध्यान रखना, ये परिषद और कंपनी, जैसे ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल वगैरह हो गया, इन सब चीजों को भी हमारे मिले हुए अधिकार कुछ, ठीक है। दूसरा, ये पहला था हमारा, दूसरा क्या है, असीमित नहीं है। कहीं आप सोचो तो हमें मौलिक अधिकार मिल गया हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं है भैया, वाद योग्य है बस। लेकिन ये क्या है, वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब क्या होता है, आपको पता है ये चीजें अच्छे से। वाद्य का मतलब बातचीत, इसको हम बातचीत करने के लिए रख रखा है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है कि कुछ नकारात्मक है, जैसे राज्य के लिए प्राधिकार को सीमित करना, मैं लिख नहीं रहा, देख लो सुन लो, कुछ नकारात्मक भी होते हैं हमारे मूल अधिकार, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देना, या कुछ सकारात्मक भी होते हैं, जैसे व्यक्तियों के सुधार के लिए लागू करवाना। या चौथी चीज और हम देख लेते हैं, क्या है, उच्चतम न्यायालय का नाम सुना होगा आपने। उच्चतम न्यायालय जो है, हाँ, उच्चतम न्यायालय के द्वारा हमें क्या मिलता है, इसकी मैंने शुरू में बताया था, सुरक्षा एवं गारंटी मिलता है हमें मूल अधिकारों के द्वारा, सुरक्षा एवं गारंटी भी मिलता है। तो ये चौथा हमारा। पांचवा इसके अंदर देख लो, पांचवा क्या करता है, ये अस्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती भी करती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया गया तो दोबारा कटौती नहीं हो सकती, तो इसमें संसद जो है कटौती करती है, कटौती कर दे या संसद को जोड़ दे, इसमें इस चीज का कार्य भी संसद के द्वारा किया जा सकता है। आपने सुना होगा कई बार कि बहुत सारे ऐसे केस थे, जैसे गोलकनाथ हो गया, मिनेरवा केस हो गया, और भी अन्य केस थे, साहिन बानो केस था, और अलग अलग केस के बारे में हमने जाने हैं। तो इन चीजों के बारे में भी ये संसद ने कई बार समय समय पे इसके अंदर चेंजेस भी किए हैं, ठीक है। ये पांचवा था। छठा अगर हम बात करें, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इमरजेंसी जो होती है, नेशनल इमरजेंसी के समय हमारे जो आर्टिकल है 20, आर्टिकल 20 आपने बताऊंगा आपको अभी आगे, और 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो हमारे हैं उन चीजों के ऊपर भी कह सकते हैं आप प्रतिबंध लग सकता है, उन पर रोक लग सकता है। जैसे आपको याद हो, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था तो उसमें लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, तो मौलिक अधिकारों का हनन रुक जाता है, मौलिक अधिकार भी हमारे रुक सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है। देखिए भाई, हम बात कर रहे थे कि कुछ अधिकार जो ऐसे हैं जो हमारे विदेशियों को मिले हुए हैं और कुछ नागरिकों को। तो देखते हैं, सबसे पहले नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार है उसके अंदर आर्टिकल 15 आता है, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 15 में क्या बोलता है, केवल जाति, धर्म, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, आर्टिकल 15। अभी बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा डीपली कि किसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 देख लेते हैं एक बार। लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात क्यों करता है, इसमें नौकरी वोकरी की बात है, ये हमारे आर्टिकल 16 के अंतर्गत सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, ठीक है। ये हमारा बात कर रहा है जो आर्टिकल सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार में है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, घूमने की, निवास करने की, इन चीजों की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत बताया गया है, जो कि किसको मिले हुए हैं, सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है, माइनॉरिटी है, उनकी शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 30 देख लेते हैं इसी में थोड़ा सा। आर्टिकल 30 जो बताता है कि प्रचार प्रसार करने की, धर्म को स्वतंत्रता, ये बताया गया, ठीक है। अब हम दूसरी चीज इसके अंदर देखते हैं, विदेशी जो विदेशियों को प्राप्त है, फॉरेन लोगों को। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, शत्रु देशों को छोड़कर। शत्रु देश का मतलब क्या होता है, जिन देशों से हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, कुछ हमारे विवाद है, डिस्प्यूटेड है, उन देशों को छोड़कर मिले हैं, उनको अधिकार मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14, विधि के समकक्ष समानता, कानून के समकक्ष हमारे सभी समान होंगे, चाहे वो विदेशी हो चाहे नागरिक होगा। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो हमारे यहाँ पे आता कोई व्यक्ति तो उसको स्वतंत्रता देनी पड़ती है हमें, किसी भी प्रकार की, विधि के समकक्ष वो समान होता है हमारे, ये आर्टिकल 14 बोलता है, ठीक है। डीपली जानेंगे बाद में, लेकिन अभी जब हम पर चर्चा करेंगे तो, ठीक है।
आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 के अंदर क्या बताया गया? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण बताया गया है। कोई भी अपराध कर देता है, मान लो आप अपराध विदेशी हैं, मान लीजिए आपने अपराध नहीं किया, आपको लेकिन पुलिस ले जाती है, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, तो आप वहां पे अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे भैया कि मैं गलत नहीं हूं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत मिला हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज के अंदर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? ये सारे अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 21 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 21 बोलता है प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए, ठीक है। और 21 का 21A आप बोल सकते हैं, इसमें एक चीज और मिला हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है हर किसी को, ठीक है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि जो नागरिक होंगे उनके जो मामले होंगे, कोई भी हिरासत का मामला हो जाए, संरक्षण करने की स्वतंत्रता है उन्हें, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आपको पता है, बलात्कार के ऊपर, जो कि बेगार प्रथा के ऊपर बात करता है, ये आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत बताया गया है कि आप कारखानों में बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल 24 बोलता है। बाद में डीपली जानेंगे, ऐसा मत सोचना कि बता रहे हैं अभी की डीपली नहीं जानेंगे, तो हम बाद में जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। अभी वीडियो में आगे देखते रहना। अगला 25वां क्या बोलता है कि धर्म की वृद्धि की स्वतंत्रता है, धर्म को बढ़ाना है, धर्म को, आप किसी भी विदेशी हो जाए चाहे जो हो, आप आए किसी धर्म को ज्वाइन करें, आप उस धर्म को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोक नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, जो तिब्बत के लोग होते हैं हमारे भारत में आते हैं, उन चीजों का भी प्रचार प्रसार, अपनी चीजों का भी प्रचार, दलाई लामा जी काफी लंबे समय तक भारत के अंदर रहे, उन्होंने भी चीजों का देख रेख करा, प्रचार प्रसार करने, कोई रोक नहीं है इसमें। आर्टिकल 26 देख लो, एक लाइन वाइज लगा रखा है मैंने। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक संस्था का संचालन, आपकी कोई धार्मिक संस्था है, आप उसका संचालन कर सकते हैं, रोक नहीं है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म का प्रोत्साहन, धर्म को बढ़ावा देने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? कि धार्मिक आदेशों को मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 बोलता है धार्मिक आदेश जो है आपके, आप उस चीज को भी मान सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी हम आगे देखेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से हमें पता चल पाएगा कि कौन से अधिकार में क्या चीजों की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या बोलता है ये जानेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या बोलता है? जो मूल अधिकार है हमारे, मूल अधिकारों की परिभाषा देता है। मूल अधिकारों की क्या देता है? परिभाषा देता है कि मूल अधिकार क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, इन सब चीजों के बारे में बताता है। साथ ही साथ क्या करता है ये? राज्य को प्रतिबंधित करता है कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि भाई जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो। अब देखो, राज्य का मतलब यहाँ पे हम बता दें, तुम्हें क्लियर कर दें कि यहाँ पे किसी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पे हमारा केंद्र सरकार से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अल्पीकरण किया जा सकता है, उसका क्या किया जाएगा? अल्पीकरण, अल्पीकरण किया जा सकता है। अल्पीकरण जब किया जाता है हमारे मूल अधिकारों का, जब असंगत पाए जाते हैं। असंगत का मतलब होता है जब गलत हो, जब कुछ गलत तरीके से किसी चीज का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अल्पीकरण, या कम कर देना असंगत तरीके से, ठीक है। ये अल्पीकरण किया जा सकता है। अब किसी, मान लो मेरे मूल अधिकार है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे के मूल अधिकारों का नुकसान पहुंचा रहे हूँ, तो मेरे मूल अधिकारों को खत्म कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है। संविधान में एक चीज आपने पढ़ा हो कभी, प्लेटो ने बताया है कि आपके अधिकार जब तक सीमित हैं, जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते। अगर आपका हाथ किसी दूसरे के गाल पर पड़ गया तो समझ लो आपके अधिकारों का वहीं पर खत्म, और दूसरा आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, जो कानूनी कार्यवाही संविधान के अंतर्गत होती है, ठीक है। असंगत पाया जाता तो यहाँ पे अल्पीकरण कर दिया जाता। दूसरी चीज एक और है इसके अंदर, संविधान बनने के बाद और बनने से पहले, जो संविधान बनने से पहले हमारे जो आर्टिकल थे, जो कानून थे, वो सारे आज भी मौजूद हैं, जिनको
आज लगता है कि आज के दौर में जिनका उपयोग है उनको आज भी रखा, जैसे सीआरपीसी है, बहुत सारी है, तो इन चीजों का आज भी है। संविधान बनने के बाद, संविधान जब हमने बनाया तो हमने बहुत सारे देशों से उधार लिए, चीजों को देखा, पढ़ा, उन चीजों को आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। ये चीजें हमारे बनने के बाद है संविधान के, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे किस टॉपिक की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, समता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात करता है। देखिए अगला टॉपिक जो होता है हमारा समानता या समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। इसी बात जब हम करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम बात करते हैं, तो एक एक अनुच्छेद हम देखेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद आता है 14। अनुच्छेद 14 के अंदर हम क्या देखते हैं कि विधि के समकक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समकक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधियों का समान संरक्षण। इसमें दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक बोल रहा है विधि के समक्ष समानता और एक विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब हमारा है कि विधि के समक्ष कोई भी, मतलब कानून, विधि का मतलब होता है कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का, उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये बोल रहा है कि विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं कि कानून के समक्ष समानता तो है भाई, लेकिन अगर मान लो 10वें माले पे चढ़ना है, 10वें फ्लोर पे चढ़ना है, अब 10वें फ्लोर पे चढ़ने के लिए क्या एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति सक्षम होएगा? नहीं होएगा ना, अगर हम जीने से बोले तो उसके लिए समानता नहीं तो फिर बेकार है। तो उसके यहाँ पे क्या कर दिया गया, विधियों का समान संरक्षण है। इन विधियों का मतलब उस कानून का संरक्षण करने का भी हमारा संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 बोलता है कि उनके लिए क्या कर सकता है राज्य, जो है कुछ सकारात्मक भेदभाव भी कर सकता है। मान लो एक व्यक्ति हैंडीकैप्ट है, एक नहीं है, तो जो हैंडीकैप्ट नहीं है उसके साथ अगर कुछ अच्छा किया जा रहा है तो दूसरे वाले को भेदभाव हो रहा है, मतलब यहाँ पे राज्य कर सकता है, उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी एक चीज और इसमें बता देता हूँ मैं आपको, कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है कि हमने ये कहाँ से लिया, विधि के समक्ष समानता का कहाँ से, किस देश से हमने ये चीजें उठाई हैं। तो ये जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड के संविधान से हमने इस चीज का संशोधन किया था, जब हमने अपने संविधान में किया था, तो वहां से लेकर हमने अपने संविधान के अंदर ये डाल दिया था। ये तो था भाई विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके धर्म को लेकर या फिर मूल वंश हो सकता है, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, लिंग और जन्म स्थान, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर ना किसी भी प्रकार का उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। उसके साथ कोई भी प्रकार इससे रिलेटेड अगर हम सोचे भेदभाव कर लें तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद बोलता है हमारा 15। देखो एक चीज आपको याद है, अब हमारे भारत के अंदर क्या है, बहुत सारे जाति धर्म। अब इन धर्मों में अगर हम सोचें कि जो अल्पसंख्यक है उनके साथ हम भेदभाव करें, तो ऐसा हमारा संविधान कहीं ना कहीं कुछ दूर दूर तक अगर हम देखें ना तो ऐसी परमिशन नहीं देता है। मूल वंश की अगर हम बात करें, मूल वंश का मतलब भैया अगर किसी के पुराने दादा परदादा ने कुछ गलत कर दिया तो हम आज उसके साथ भेदभाव करें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं हम। जैसे सपोज करो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमारे यहाँ पे ज्योतिराम सिंधिया है। ज्योतिराम सिंधिया मतलब सिंधिया ग्रुप ने बहुत सारे ऐसे काम करे थे कि भारत के खिलाफ जो था, लेकिन आज के टाइम में हम सिंधिया के साथ, सिंधिया परिवार के साथ उसके हम ये तो हम नहीं कर रहे हैं ना कि मूल वंश को लेकर कि तुम्हारे दादा परदादा ने गलत करा था तो आज हम तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। किसी भी व्यक्ति के लिंग को लेके, लड़का है, लड़की है, अदर जेंडर है, किसी भी प्रकार का वहां पे भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान पे लेके किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता हमारे यहाँ पे। अगर कोई यूपी में है, बिहार में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी है, वो आके कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर कार्य कर सकता है, रह सकता है। इन सब सारी चीजों की स्वतंत्रताएं हैं। अभी हम बताएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में इन चीजों के बारे में और थोड़ा सा आगे हटके। अनुच्छेद 16 देखिए, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। भाई लोक नियोजन
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। मतलब जितने भी सरकार के कार्य हैं उस सबसे भी चीजों में तुम्हारे साथ किसी भी रूप से वहां पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे किस तरीके से अपने हम, अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो कैसे हम अपने अधिकारों के लिए पाएंगे, हम कैसे अधिकार अपने ले सकते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे धीरे से। अभी देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अब अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, देखिए अस्पृश्यता कान। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि छुआछूत होता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। मतलब भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, जाति को लेके, धर्म को लेके या किसी अन्य चीजों को, रंग को लेके, इन सब चीजों को लेके आप व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कारण इसका क्या था, भारतीय संविधान बनने से पहले अगर हम देखें तो संविधान के अंदर जब नहीं था ये सब चीजें तो बहुत भेदभाव हुआ करते थे हमारे संविधान के, समाज के अंदर। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माता जो थे उन्होंने इस तरीके से संविधान को सजाया, इस तरीके से बताया कि चीजें जो आने वाला जनरेशन होगा उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए। तो इन चीजों को काफी ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 18 देखिए, ये तो हमने पढ़ा। अनुच्छेद 18 देखिए, अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, सेना या विद्या संबंधी, सेना हो गया या फिर विद्या संबंधी, उपाधियों का अंत। सेना और विद्या संबंधी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और रखा गया है कि अगर हम देखें जो सेना या विद्या संबंधी के अलावा सम्मान के अलावा जो सम्मान वगैरह है उन चीजों को देखो, सेना, विद्या और सम्मान, इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया गया है। इनके अलावा और सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और इसमें उपाधियां जैसे कि कोई जैसे मेयर हुआ करता था पहले हमारे यहाँ पे, बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टें हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, तो उन सब सारी चीजों को अंत कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर इसमें एक चीज और हम ध्यान देखें कि अगर मान लो कोई भी है, अगर उपहार होता है तो उस उपहार को अगर कोई लेता है तो उसके अंदर राष्ट्रपति से पूछना आवश्यक है। अदर देश से अगर कोई उपहार है या हमारे किसी अन्य पड़ोसी देश से भी हो सकता है, तो उपहार के टाइम उसमें राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तब तक इन चीजों को भी हम नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये सेना विद्या संबंधी उपाधियां हैं, ये सारी चीजें क्या है, एक रिपोर्टेड चीजें हैं। सेना हो गया, विद्या हो गया, इन सारी चीजों को हमारे संविधान आज भी परमिशन देता है। तो इन सब सारी चीजों को हम आज भी कंटिन्यू करते रहते हैं। तो समानता के अधिकार से अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके। सबसे पहली चीज तो इसमें पूछ सकता है कि ये जो हमारे विधि के समकक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है, आपने क्या बताना है, इंग्लैंड से लिया गया है भाई। ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एक मिल सकता है। एक चीज और इसमें बहुत बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैंने अक्सर देखा है एग्जामों में, तो ये अनुच्छेद 17 इसका बहुत जिक्र किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, मतलब ये पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आपको ऑप्शन दे देगा ए 18, बी 19, सी एक्स कोई और, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रट लो, अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, या फिर रंग हो गया, या मूल वंश हो गया, किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन आपको दिख गया। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक चीज जो बताई गई है 18 अनुच्छेद, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किन उपाधियों का अंत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सेना, विद्या संबंधी और सम्मान, ये तीन के अलावा सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से अच्छे से बन सकते हैं और इसके अलावा भी बन सकते हैं। तो आप देखना, ध्यान रखना है इन चीजों का। सकारात्मक राज्य के अंतर्गत बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चनों के लिए भी तैयार रहना, और बाकी आर्टिकल अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से आराम से कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बात करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है आपका कि स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये 2012 के क्वेश्चन पूछा गया था 3rd ग्रेड के एग्जाम के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको। 4 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत, ये भी ध्यान रखना है। कितने अनुच्छेद? 4 अनुच्छेद। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 जो है 6 अधिकारों की सुरक्षा देता है। कितने अधिकारों की? 6 अधिकारों की।
छह अधिकारों की सुरक्षा देता है। तो छह अधिकारों में हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा अधिकार की बात करता है। सबसे पहले बोलता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहला क्या बोलता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं भाषण। देखो, कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति है अगर अच्छा बोल सकता है, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का नुकसान पहुंचाए, हनन करे, तो अच्छा बोल सकता है तो बोलिए। हमारा संविधान ये बोलता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अच्छा किसी चीज के बारे में बता सकता है तो बताए, कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज ये बताता है कि भाई अगर आपको अच्छा बोलने आता है तो आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आप कुछ संघ भी बना सकते हैं, तो आप संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है हमारे संविधान के अंतर्गत कि आप अच्छा बोलते हैं, आप एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप को साथ लेकर चलिए। अब आप ग्रुप भी अगर बना सकते हैं तो तीसरा चीज इसमें बोलता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अब आपने ग्रुप बना लिया अपना, अच्छा खासा काम कर रहे हैं किसी फील्ड को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो आप सम्मेलन भी कर सकते हैं, आप बैठक भी कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। ये हमारा तीसरा चीज है। चौथा चीज इसी के अंदर ध्यान रखना है आपको, संचरण करने की, मतलब घूमने की स्वतंत्रता। आपको घूमने की भी स्वतंत्रता दी थी हमारा संविधान। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में यह भी बताता है कि हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। आप अगर भैया बोलना अच्छा आता आपको, ठीक है, आपको ग्रुप बना लिया आपने, आप सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि सम्मेलन एक जगह पे ही करें। संविधान कहता है आप पूरे देश में जाओ, संविधान के अंतर्गत सम्मेलन करो। आप अच्छा बता सकते हो लोगों को, अच्छा बताओ, सम्मेलन करो, अच्छा पढ़ा। अगर मान लो अच्छा पढ़ाता कोई, तो जरूरी है थोड़ी नहीं कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं यूपी में भी दे सकता हूँ, प्रोवाइड करवा सकता हूँ ये चीजें, बिहार में भी कर सकता हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी मैं पहुंचा सकता हूँ इन चीजों को। आप देखो बहुत सारे लोग होंगे इसको सुन रहे होंगे, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, तो इस चीज की भी स्वतंत्रता है हमारे पास। पांचवी चीज देखिए, ये क्या कहता है कि निवास करने की स्वतंत्रता। अब आप घूम भी लें तो आप रह भी सकते हैं, निवास करने की भी स्वतंत्रता है आपके पास। अगर अच्छा लगता है तो आप मान लो यूपी में आए, यूपी में काम करना शुरू करा आपने, आपको अच्छा लगने लग गया, तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं आराम से। दूसरी चीज एक लास्ट आता है वृत्ति अर्थात व्यापार। मान लो भाई आप आए यूपी के लखनऊ के अंदर आ गए, मान लो आप लखनऊ में, आपने घूमने में अच्छा लगा, आपको लगा कि यहीं पे काम करना चाहिए, मुझे कुछ आपको लगता है काम करना चाहिए, तो आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं, आप अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऐसा काम करें जिसमें कुछ इनलीगल ना हो, संविधान को ठेस ना पहुंचाए, दूसरे को ठेस ना पहुंचाए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये हमारा अनुच्छेद क्या बताता है? 19 के अंतर्गत बताता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि अगर मान लो अपराधों के लिए दोष सिद्धि की, मैं लिख देता हूं, देखो आप, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। मान लीजिए कह रहा है अपराधों के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, होता कभी कभार कि बिना अपराध के भी व्यक्ति को ले जाया जाता है, थाने ले जाया जाता है, पुलिस वाले ले जाते हैं। अगर मान लो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है स्ट्रेटेजी कि लेके जाता है पुलिस वाले मेरे को, किसी भी प्रकार का मैंने गलती नहीं किया, तो मैं आराम से चले जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जाने के बाद वहां पे ये चीज तो है मेरे संविधान के अंदर प्रावधान कि मैंने अगर गलती नहीं करी है तो मेरे को वापस भेज दिया जाएगा। तो मेरे पास ये है ऑप्शन कि अगर मैंने गलती नहीं करी है तो अपने दोष को सिद्ध करने का अधिकार है। और एक चीज इसमें और है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती पुलिस वाले या कोई अन्य अपने ही संबंध में, अपने ही लिए कोई ऐसा बोलने को नहीं कहेंगे कि जिससे तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा हो। आप इस चीज का संरक्षण कर सकते हैं कि पुलिस वाला अगर आपको कहता है कि दबाव, प्रेशर, ये सारी चीजें आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का नहीं डालेगा। ये हमारा अनुच्छेद 20 बोलता है। कहीं मारने पीटने लगे तो इन सब चीजों का अधिकार पुलिस वाले को नहीं है, जब तक आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक।
अनुच्छेद 21 देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दो चीजें हैं इसमें, प्राण, दैहिक। प्राण के लिए सरकार, राज्य कुछ ऐसे प्रावधान करती है, जैसे देखो गाड़ियां चलती हैं, पोल्यूशन होता है, उसके लिए पॉल्यूशन बनता है। अगर वो चीजें ना करवाए तो व्यक्ति क्या होएगा? पॉल्यूशन लगेगा, उसको मरेगा। तो इन चीजों के लिए भी राज्य क्या करता है? सुविधाएं हमें देता है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये चीजें बात करती है कि भी आपके पास इतनी स्वतंत्रता तो है कि आप अपने स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज इसमें और है कि अगर आप सोचें कि मेरे को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है तो मैं जो मर्जी चाहूं अपने साथ कर सकता हूं, ऐसा भी नहीं है। आप अपने लिए खुद ही आत्महत्या नहीं कर सकते हैं या आप रेलवे ट्रैक पे जाके मर जाएं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप बच जाते हैं ऐसी स्थिति में, आप अगर ऐसा रिस्क लेते भी हैं, आप बच जाते हैं, तो आपके ऊपर कानूनन कार्यवाही की जाएगी। जो संविधान के अंतर्गत जो सारी चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें आपको कानून कार्यवाही करी जाएगी, आपको उसके लिए दंड दिया जाएगा, इसके लिए भी दंड दिया जाएगा अगर बचते हैं तो ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। कहीं आप जैसे कुछ महान लोग गलत कार्यों की तरफ भी सोचे कि ऐसी चीजों की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रताएं नहीं दी गई हैं। अनुच्छेद 22 देखो, अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए निषेध का संरक्षण है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे देखो लिख देता हूं मैं, कुछ दशाओं में कोई चीजें होती हैं, मान लो आपको किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके ऊपर तुरंत वो चार्जशीट दाखिल करके आपके ऊपर कुछ गलत कार्यवाही करे, नहीं। जब तक आपका गिरफ्तारी का कारण नहीं पता चल जाता है कि आपको गिरफ्तार किस लिए किया गया है, तब तक वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही साथ आपके पास निषेध संरक्षण भी है। संरक्षण किस चीज का? भी संरक्षण इस चीज का है कि आप तक जब तक आपके सिद्ध नहीं होते तब तक आपके साथ वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको कहां लेके जाना होगा आपको? अदालत। 24 घंटे के अंदर अदालत में प्रस्तुत करेगा। लगता है अगर जज साहब को कि तुमने कुछ गलत नहीं करा है, तो आपको क्या किया जाएगा? बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का आप पे प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि अनुच्छेद कहां से कहां तक स्वतंत्रता की बात की गई, ये चीजें पूछ सकता है, या ये चीजें दे सकता है कि अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 4 है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2012 के एग्जाम में, सी ग्रेड के एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया था कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको कितने बताने? 4 अनुच्छेद। आपको वहां पे ABCD ऑप्शन दिया होगा। अब एक चीज और मैंने आपको अनुच्छेद 19 बताया था। अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा ये होती है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने अधिकार हैं। तो 6 अधिकारों को आपने बताया था, जो वो चीजें आप ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन इस पे बना है अनुच्छेद 21 के ऊपर। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या चीजें दी गई हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ध्यान रखना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन बन चुका है। देखिए अगला हम पढ़ेंगे तीसरे के बारे में। तीसरा क्या कहता है हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से कहां तक बात करी गई है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। ये चीजें भैया ध्यान रखना है आपको कि कौन से अनुच्छेद से कौन तक बात की गई है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 23 से 24 तक बात करी गई है। हम देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या बोलता है। अनुच्छेद 23 बोलता है बलात् या फिर बेघार, बलात् या बेघार श्रम पर प्रतिषेध है, रोक है मतलब। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा आता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अगर काम करता है तो उसके बदले आपको उसका मेहनताना देना होगा, पैसा देने होंगे आपको। ऐसा भी नहीं है कि आप उसके बदले जितना बनता है उसका जायज उससे कम दे, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब सीधी सी बात भी कि 23 ये बताता है कि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य के बदले जो उसका मेहनताना बनता है उसको देना आवश्यक है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, ये उन सब चीजों पे भी रोक लगाता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या बहुत जगहों पे हुआ करता था, मानव व्यापार, मानव व्यापार पे भी रोक लगाता है ये। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है आपको कि कभी कभार इस चीज को, ये बलात् शरम जो है, इस चीज को ना पेपरों के अंदर, अखबार के अंदर किस चीज को लिख के इस नाम से पुकारा गया है? इसको कबूतरबाजी।
कबूतरबाजी भी कहा गया है इसको। पेपर आप अगर पढ़ते हैं एडिटोरियल पेज में कभी बार देखा होगा आपने, कबूतरबाजी के नाम से भी इस चीजों को पुकारा गया है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना आपको कि क्या अगर मान लो आ भी गया गलती से भी कि कबूतरबाजी किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब आता है, ये तो ये भी ध्यान रखना आपको अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक चीज और हमने बात करी कि कोई पैसा बिना काम नहीं करवा सकता, लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर राष्ट्रहित की बात आ जाती भाई, राष्ट्रहित के बारे में बात आती है अगर, तो राष्ट्र क्या कर सकता है, अगर फ्री में भी काम करवा सकता है। जैसे मान लो भारत है, भारत को कुछ ऐसी जरूरत है कि जिसमें कि फ्री में काम करवाने की जरूरत है, तो आपके लिए वहां पे राष्ट्रहित की बात आ गई। तो राष्ट्रहित में राज्य तुमसे फ्री में भी काम करवा सकता है, ये हमारा अनुच्छेद 23 बोलता है। अनुच्छेद 24 देखिए, अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के, कारखानों आदि में बच्चों के, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध है, नियोजन पर प्रतिषेध। ये हमारा बोलता है आर्टिकल 24। मतलब कारखाने हैं, कोई भी ऐसा कारखाना हो जिसमें बहुत ज्यादा खतरे की चीज है, उन सब जगहों पे किसी भी बच्चे से काम नहीं करवाया जा सकता। इन चीजों के बारे में भी हमारा आर्टिकल 24 बताता है। कई बार आपने सुना होगा कि दुकान पे बाल मजदूरी करवाई जा रही है, या ये ऐसी सब चीजों को आपने कई बार देखा भी होगा कि जो बहुत सारे लोग काम करते हैं अपने बच्चों के साथ काम करने में लगा देते हैं, बच्चों को भी लगा देते हैं। तो इन सारी चीजों पे भी हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रोक लगा है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अब इसमें क्वेश्चन की बात आती है जब, तो आप इसमें ध्यान रखना, अनुच्छेद पूछता है कि कौन से अनुच्छेद से क्या चीजें ली गई हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अगले आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे, इसमें चौथा देखते हैं हम, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, जिसमें बात जो करता है 25 से 28 तक बात करता है। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 25 क्या बोलता है। देखिए आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो बताया गया है कि धर्म को मानने, सबसे पहले चीज क्या है, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, या कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, जो भी मन करे आपका। आचरण करने की उसकी स्वतंत्रता है आपके पास। प्रचार प्रसार तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये दी गई है हमारे आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 सीधा बोलता है भाई, अगर आपको धर्म अपना मानना है तो मानो, अगर किसी आपको धर्म दूसरा अपनाना है तो अपना सकते हैं आप, प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का, कोई रोक टोक नहीं है, बिना रोक टोक के आप इन चीजों को कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 देखिए क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। आप किसी भी धर्म को हो, आप कोई धर्म हो, XYZ जो भी आपका धर्म हो, उस धर्म के बारे में आप स्वतंत्र हैं इस चीज से कि आप उसका प्रबंधन करें, उसके बारे में कुछ भी करें, आप लोगों को बताएं। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको, ऐसी चीज बताना है किसी दूसरे के अधिकारों का आप हनन ना कर रहे हो। इन चीजों के बारे में आपको बड़ा ख्याल रखना होगा। अगर आप किसी दूसरे के धर्म के बारे में नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उसके धर्म को कुछ ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे के धर्म के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, किसी धर्म की अभिवृद्धि, कोई भी धर्म हो उसकी अभिवृद्धि के लिए अगर आपको क्या करना है, करों को, मतलब कर लेने हैं आपको, टैक्सेस कर लेने हैं, तो कर लेने की भी आपके पास क्या है, अपने समुदाय से स्वतंत्रता है। आप अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए आप कर वगैरह की भी स्वतंत्रता, आप वृद्धि कर सकते हैं, आप तभी तो बढ़ा पाएंगे उस चीज को। आर्टिकल 28 देखो, आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि कुछ शिक्षा संस्थान, जो शिक्षण संस्थान होते हैं, आपने भी सुना होगा कई शिक्षण संस्थान किसी धर्म के नाम, मतलब कोई अपने धर्म के नाम को लेकर बढ़ावा देने के लिए इन सब चीजों के लिए करता है, लेकिन दूसरे के धर्म को ठेस ना पहुंचाए, ये भी ध्यान रखना है। धर्म में शिक्षा संस्थान और धार्मिक स्वतंत्रता की और उपासना की उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं आप। अपने धर्म के बारे में क्या कर सकते हैं आप, धार्मिक शिक्षा
मतलब आप अपने ही लोगों को, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म संस्था खोल के बैठ जाएं, धर्म के बारे में अपने अपने ही प्रचार प्रसार करते रहें, दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाएं। तो धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता है यहाँ पे, शिक्षा या फिर उपासना, आप उपासना कर सकते हैं, उस चीज को आप मान सकते हैं, इन चीजों की आपके बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अब प्रश्न देखिए यहाँ से क्या बनते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको एक मूल मंत्र है ये, यहाँ पे हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक बात की गई है, तो ये ध्यान रखना है आपको 25 से 28 तक बात की गई है। अगर पूछता है 26 के अंदर क्या बात की गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आपको प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अभिवृद्धि की स्वतंत्रता कहाँ पे बात की गई है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आप इस चीजों को अच्छे से ध्यान रखें, बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, ये है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में। पांचवा जो हम पढ़ेंगे, संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है, 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 से 30 तक बात की जाती है संस्कृति एवं शिक्षा की। दो आर्टिकल है, आपको याद रखना, आराम से याद हो सकता है। तो अब देखिए इसके अंदर अल्पसंख्यक को, सबसे पहली चीज 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यकों के लिपि, भाषा, और एक चीज क्या होती है, लिपि और भाषा और संस्कृति, एक चीज की सुरक्षा। ये बात करता है अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी लोगों की क्या, लिपि की बात करता है, भाषा की बात करता है और संस्कृति की, इन तीनों चीजों की क्या करता है, सुरक्षा की बात करता है। प्रश्न कैसे बनता है, आर्टिकल 29 के अंतर्गत किन चीजों की सुरक्षा की बात की गई है। ऑप्शन दिया होगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें लिपि, भाषा, संस्कृति तीनों का सम्मेलन हो, उसी चीज को आप पे टिक करना है। ठीक है, आर्टिकल 30 देखिए, आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा संस्थान की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थान की स्थापना की पहली चीज बात करता है इसमें। दूसरा चीज और इसमें क्या बात करता है, प्रशासन करने की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रशासन होता है, प्रशासन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए प्रशासन करने की स्वतंत्रता है, प्रशासन करने की स्वतंत्रता है। अगर भाई आपको लगता है कि मेरे शिक्षण संस्थान खोलने से मेरी चीजों का बढ़ावा हो सकता है, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं हम जिनमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, ध्यान रखना है आपको। इन चीजों की स्वतंत्रताएं हैं आपके पास प्रशासन करने की। अगर प्रशासनिक कार्यों के लिए अगर आप लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अधिकारी बन सकता हूँ, तो आपके पास इस चीज की स्वतंत्रता है भाई। ऐसा नहीं है जो श्रीलंका में क्या था, सिंगली और तमिल दो जातियां थी, वहां पे एक के साथ तमिल के साथ भेदभाव होता था, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे तो भाई सब बराबर है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये हमारा आर्टिकल 30 बताता है। तो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना आप। देखिए लास्ट आपका क्या बोलता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं ये। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर क्या बोलता है कि जो आपके मूल अधिकार हैं, जितने भी अधिकार हैं, इन अधिकारों के अंतर्गत अगर कुछ परिवर्तित करने के लिए है, कुछ परिवर्तन चाहता है, या तुम्हारे अधिकारों का कोई हनन करता है, या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो कौन सॉल्व करेगा, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इस चीज को सॉल्व करेगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ याचिकाएं हैं। याचिकाओं में कौन कौन सी है, सबसे पहला इसमें याद रखना है आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें इसके अंदर कौन सी चीज की बात करी गई है, परमादेश की। अभी बताएंगे हम एक एक करके, इसके अंदर एक एक करके पढ़ेंगे किस चीज के बारे में कितना क्या चीजें बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका मतलब होता है निषेध आदेश, निषेध आदेश भी बोला जाता है इसको। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा, चौथा देखिए इसके अंदर उत्प्रेषण रेट।
ऑपरेशन रेट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट बात करता है इसके अंदर अधिकार परीक्षा की। ये हमारे क्या है, रिट की याचिकाएं हैं, ठीक है। इन चीजों को कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखना है, जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों के अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बताया था, संविधान की हृदय और आत्मा बताया था। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार, मतलब कुछ भी आ जाता है, कौन सा मौलिक अधिकार हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है और किसने दी है, ये दो चीजें कौन सी दी गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसने दी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम जानेंगे रिट के बारे में। रिट क्या होते हैं हमारे, जो न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं हमें परमादेश। जैसे सबसे पहला हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहला रिट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया गया, ठीक है, गिरफ्तार करने के लिए कोई किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको कहां ले जाना होगा, सबसे पहले 24 घंटे के अंतर्गत, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में उसे क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया मान लो, अब तरीका उस व्यक्ति का गिरफ्तार होने का तरीका ही गलत होता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो जज साहब वहां पे क्या करेंगे, उस व्यक्ति को ये बताएंगे कि तू किसी भी प्रकार का तेरे ऊपर दोष नहीं है, उसको क्या किया जाए, पुलिस वाले बाइज्जत क्या करेंगे, उसको रिहा कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ये हमारा कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आप देखिए परमादेश के बारे में। देखिए ये दूसरा रेट हमारा परमादेश क्या बोलता है, जब न्यायालय जो है, न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सार्वजनिक पदाधिकारी है, सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब जो आप बनने जा रहे हैं सार्वजनिक पदाधिकारी है। अब सार्वजनिक पदाधिकारी क्या कर सकता है, कभी कभार क्या होता है कि जो उसके कानूनी और संवैधानिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से, कानूनी और संवैधानिक कुछ उसके कर्तव्य होते हैं ना। जॉब करते के दौरान आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी के दौरान आप आईएएस अफसर हैं, आपको कुछ तो आप फील करिए आईएएस अफसर है, आप वहां पे कुछ अधिकार हैं आपके। अब आप क्या करेंगे, उनको अधिकारों को गलत ठहराएंगे क्या, दूसरे व्यक्ति के लिए गलत तरीके से उपयोग करेंगे ना, तो क्या होएगा, अगर आप मान लो किसी भी अधिकार का आपने गलत उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर परमादेश रिट लगा दिया जाता है, ठीक है। ये दो हमने देख लिया है। देखिए इसी के अंदर हम तीसरे रेट के बारे में जानेंगे, क्या नाम है उसका, बताया था अभी आपको, प्रतिनिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध या तो फिर निषेध आदेश बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर हम क्या जानते हैं, जब कोई निचली अदालत, निचली अदालत का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान सकते हो आप। निचली अदालत जो होती है वो अपने अधिकार क्षेत्र के, जो उसके अधिकार क्षेत्र होते हैं उसको छोड़ देती है, उस काम को नहीं करती, जो अधिकार क्षेत्र में उस मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रही। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ अधिकार है, उस अधिकार से ऊपर जाके कार्य कर रहे हो, उस अधिकार को नहीं मान रहे हो, तो आपके ऊपर कोई ना कोई बैठा होगा। तो इसी तरीके से निचली अदालत के ऊपर क्या बैठा होता, ऊपरी अदालत। तो ऊपरी अदालत क्या करेगी, उसको काम करने से रोक देती है, तो ऊपरी अदालत उसको काम करने से रोक देगी, ठीक है। चौथा देखिए, चौथे में हम किस चीज की बात करते हैं, अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा क्या बोलता है, देखो जब न्यायालय जो है, सब हर चीज न्यायालय के ऊपर डिपेंडेंट है। जब न्यायालय को लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे किसी पद पर नियुक्त हो गया है जो उस पद के लायक ही नहीं है, कानूनी तौर से अगर हम देखें तो उस पद के काम करने के लायक ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए, तो जो संविधान है हमारा कहता है रिट के अंतर्गत कि उस व्यक्ति को उस पद पे कार्य करने से रोक दो, कार्य करने से रोक दो। किस तरीके से, मान लो कोई भी व्यक्ति है, किसी तरीके से डोनेशन देके लग गया जॉब में, उस काम के लायक ही नहीं है, वो कानूनी अधिकार के क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेगी, उसको रोक दिया जाएगा उस पद पे काम करने के लिए। आपका लास्ट देखिए इसके अंदर क्या था, लास्ट हमने जाना था उत्प्रेषण रेट के बारे में। उत्प्रेषण रेट, उत्प्रेषण रेट क्या बोलता है कि जो निचली अदालत है, देखो निचली अदालत है,
या फिर सरकारी अधिकारी। निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारी अगर बिना अपने अधिकार क्षेत्र के, जो उसके अधिकार के अंतर्गत ही नहीं आते, काम करना ही नहीं चाहिए उसको, उस काम को नहीं करता है, अलग काम करना शुरू कर देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो ऐसे में क्या होता है, विचाराधीन मामले लगते हैं। विचाराधीन मामले के अंतर्गत अदालत उसके ऊपरी जो ऊपर अधिकारी होगा उसको हस्तांतरित कर देता है वो सारे कार्य।